गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरी पढ़ाई लेसन आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो आज हमारा सीडीपी का 7 चैप्टर है, जिसमें हम सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और अंत में कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 6 लेसन पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल मनपसंद स्टडी क्लास में जाकर वो 6 चैप्टर को आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। आज हम सिगमंड फ्राइड के बारे में 7 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट आज का लेसन है, तो ज़रूर आप लोग ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड जो है वो एक ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे, मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। उन्होंने व्यक्तित्व के मन को 3 भागों में बांटा, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो अचेतन मन क्या है? अचेतन मन, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है, यह कुल मन का 90% भाग रहता है। यह न भूलने वाली बातें और चेतन मन में आती है। मतलब जब जागृत हो जाता है पूरा मन, वह कुल मन का 90% इसमें लगता है, जिसमें हम यदि कोई बात सीखते हैं तो वो कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है। दूसरा है अर्धचेतन मन, मतलब कि आधा चेतना रहता है, जिसमें कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। जैसे हम किसी आदमी को देखकर कहते हैं कि ये इसे मैंने कहीं देखा है, तो आदमी को तो हम पहचान लेते हैं कि मैंने इसे देखा है, लेकिन कहाँ देखा है वो याद नहीं रहता। वो है अर्धचेतन मन, मतलब कुछ याद रहता है और कुछ भूल जाते। तीसरा आता है चेतन मन। चेतन मन कुल मन का 10% भाग रहता है। यह खुला मन होता है। जैसे खुला मन में कभी खेलने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है, सोने का मन करता है, जागने का मन करता है, ये है चेतन मन। तो पहला हम लोग देखते हैं अचेतन मन, जिससे इदम संबंधित है। अर्धचेतन मन से अहम संबंधित है और चेतन मन से पराअहम संबंधित है। तो हम लोग इदम, अहम, पराअहम को अच्छे से जानेंगे। तो इदम को इंग्लिश में ईड कहा जाता है, अहम को ईगो कहा जाता है, पराअहम को सुपर ईगो कहा जाता है। तो इदम जो है वो शेषवावस्था में होता है, इंस्टिक्ट अवस्था रहता है। इसमें होता है कि मन में अपूर्ण इच्छा रहता है, काम प्रवृत्ति का भंडार रहता है, सुखवादी सिद्धांत, मतलब यह किसी तरह समझौता करना नहीं चाहता, इसको सुख चाहिए ही चाहिए होता है। काम प्रवृत्ति इसमें भरपूर रहती है फ्राइड के अनुसार, और मन में अपूर्ण इच्छा रहता है। तो इदम हम लोग जान चुके हैं, जो बच्चों में शेषवावस्था में पाया जाता है। इसमें काम प्रवृत्ति भरपूर रहती है, भंडार रहता है, मन में अपूर्ण इच्छा रहती है, सुखवादी सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। यह शेषवावस्था में इदम पाया जाता है, ईड़ होता है। आगे हम लोग अहम को जानेंगे। अहम जो है वो वास्तविकता पर आधारित होता है, रियलिटी पर आधारित होता है। यह बाल्यावस्था में पाया जाता है, और बाल्यावस्था में जब पाया जाता है तो वो क्या करता है, 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं, आगे की घटना पर विचार करने लगता है। मतलब अहम अवस्था जो है, बाल्यावस्था जो है, वो आगे की अवस्था में सोचने लगता है कि हम यदि यह काम कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या होने वाला है और आगे चल के इसका परिणाम कैसा आ सकता है। तो इदम वैसे ही सोचता है। अब आगे चलते हैं। वास्तविकता पर आधारित होता है, वास्तविकता इसके अंतर्गत रहता है। उचित अनुचित भी इसमें पाया जाता है, मतलब सोचता है वो बालक की यह चीज़ उचित है कि अनुचित है। उसके बाद इदम की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। इच्छा जो है कि सबसे ज़्यादा शेषवावस्था में पाया जाता है, इदम में पाया जाता है। तो इदम की इच्छाओं को अहम नियंत्रित करता है। आगे हम लोग चलते हैं, पराअहम को देखते हैं। पराअहम में सुपर ईगो में क्या होता है, यह किशोरावस्था में पाया जाता है। इसमें मोरालिटी होता है।
मोरालिटी मतलब आदर्शवादी बातें, नैतिक बातें, तर्कशील होना, परिवार समाज से प्रभावित होता है, इदम अहम को नियंत्रित करता है। तो सुपर ईगो क्या होता है, इसमें किशोरावस्था में बालक पहुंच जाता है, तब उसमें पराअहम होता है, उसमें आदर्शवादी बातें होती है, नैतिक बातें होती है, तर्कशील पर आधारित बातें होती है, परिवार समाज से वो प्रभावित रहता है। उस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था या फ्राइड के अनुसार पराअहम कहते हैं, पराअहम मन, सुपर ईगो कहते हैं। इतना समझ गए, आगे चलते हैं हम लोग। दो शब्द मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, एक है लिबिडो, दूसरा है स्वमोह। लिबिडो को सिगमंड फ्राइड ने प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा। तो काम प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, लिबिडो। किसके अनुसार, फ्राइड के अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा इसके दमन से व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, मतलब व्यक्ति का विकास ठीक से नहीं होता है। और दूसरा है स्वमोह, नार्सिसिज्म। फ्राइड ने आत्म प्रेम की भावना को नार्सिसिज्म कहा है। यह किशोरावस्था में सबसे अधिक होता है। अपने को सबसे ज़्यादा सुंदर कहना, शीशा में अपना चेहरा घंटों तक निहारना। नार्सिसिज्म मतलब अपने से प्रेम करना, अपने आप को सबसे ज़्यादा सुंदर कहना, मतलब स्वमोह, अपने आप को मोहित होना। आत्म प्रेम की भावना, अपने आप में प्यार होना, वो नार्सिसिज्म है, वो स्वमोह है। और पहला हम लोग क्या देखें कि काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। तो दोनों हम लोग जान चुके, आगे चलते हैं। आगे है सिगमंड फ्राइड। इसमें लैंगिक विकास पर उन्होंने कहा है। पहले हम लोग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देखें, अब मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत देखेंगे। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत में मतलब लैंगिक विकास कैसे बालक में या व्यक्ति में विकास होता है, लैंगिक विकास, वो उन्होंने इसमें चर्चा किया है। तो पहले इसका जो दो मूल प्रवृत्ति में व्यक्ति का वर्गीकरण किया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला वर्गीकरण है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो जीवन मूल प्रवृत्ति के आदमी को इरोस कहा जाता है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के आदमी को थैनाटोस कहा जाता है। ये दोनों वर्ड हम लोग याद रखेंगे, इरोस और थैनाटोस। तो जीवन मूल प्रवृत्ति में क्या आता है कि जीने के साधन जुटाना, काम वासना, यौन वासना, भूख प्यास, ये सब जीवन मूल प्रवृत्ति के आदमी में पाया जाता है। वो जीवन का साधन जुटाता है, जीने का साधन जुटाता है, काम वासना, यौन वासना, भूख प्यास, ये सब लगता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति का आदमी में क्या होता है कि वह सोचने लगता है जीवन का लक्ष्य मेरा मृत्यु है। इसमें विनाश के बारे में सोचता है, दूसरों के विध्वंस के बारे में सोचता है, क्रोध, घृणा, आक्रामक, ये सब भावना मृत्यु मूल प्रवृत्ति के आदमी में पाया जाता है। उसके बाद सिगमंड फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने लैंगिक विकास को 5 भागों में बांटा है। तो पहला भाग हम लोग देखते हैं, पहला भाग क्या है। तो पहला स्टेज है मुखी अवस्था, जिसे ओरल स्टेज कहते हैं। यह 1 से 2 वर्ष 0 से 1 वर्ष में पाया जाता है। इस अवस्था में काम वृत्ति मुख से केंद्रित होता है, मतलब जो काम की भावना होती है, सेक्स की भावना होती है, वो मुख से केंद्रित होती है, जैसे चूसना, काटना। तो यह स्टेज है शैशवावस्था, यानी 0 से 1 वर्ष में। इस अवस्था के आधार पर व्यक्तित्व को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो 2 भागों में क्या क्या है, तो पहला है मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्ति, दूसरा है अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व। तो मुखवर्ती जिसे ओरल पैसिव पर्सनालिटी कहा जाता है, और अनुवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व को ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी कहा जाता है। तो इसका दोनों को हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि ओरल पैसिव पर्सनालिटी का आदमी में मुख से कम उत्तेजना प्राप्त होने से वयस्कावस्था में यह अवस्था पाई जाती है। मतलब कि जिसको मुख से कम उत्तेजना प्राप्त हुआ है, जो कम दूध पिया है, जिसको कम उत्तेजना हुआ है, वो आगे चलकर मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्ति हो जाता है, यानी ओरल पैसिव पर्सनालिटी होता है। ये इस तरह का व्यक्ति आशावादी होता है, विश्वासवादी होता है, दूसरों पर भरोसा करता है, जो जिसको कम उत्तेजना प्राप्त हुआ है शैशवावस्था में। और जिसको ज़्यादा प्राप्त हुआ, मुख से ज़्यादा उत्तेजना प्राप्त हुआ है, वो अनुवर्ती आक्रामक व्यक्ति यानी ओरल एग्रेसिव पर्सनालिटी वाला व्यक्ति बनता है। इसका
अत्यधिक प्रभुत्व मतलब कि इस तरह का व्यक्ति अपने आप को सब जगह स्वामित्व दिखाना चाहता है, हर चीज़ में अपना वो दिखाना चाहता है, मतलब कि ये चीज़ मेरा है, वो भी मेरा है, सब में अपना स्वामित्व व मालिक बनना चाहता है। इस तरह के आदमी शोषण परपीड़न मतलब कि दूसरों का शोषण करता है और दूसरों को पीड़ा भी पहुंचाता है। तो ये हम लोग देख चुके। आगे चलते हैं, दूसरा अवस्था देखते हैं। दूसरा अवस्था मेरा है गुदीय अवस्था। सॉरी, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए। इसको हम लोग एनल स्टेज कहते हैं, या 1 से 3 वर्ष तक के बालक में पाया जाता है। इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। काम वृत्ति गुदा क्षेत्र में केंद्रित होता है। इस अवस्था में बालक जिद्दी, आक्रामक तथा धारणात्मक हो जाता है। ये मल मूत्र रोकने तथा त्यागने में आनंद पाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें काम प्रवृत्ति जो है कि गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाता है। इस तरह का बालक आक्रामक भी हो सकता है, जिद्दी भी हो सकता है, धारणात्मक कोई भी बात उसमें धारण कर जाती है। ये मल मूत्र रोकने और त्यागने में आनंद पाता। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा स्टेज आता है लैंगिक अवस्था, जिसे फॉलिक स्टेज कहते हैं। यह 3 से 6 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है। लैंगिक अवस्था तीसरा है। इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। इसी अवस्था में ओडिपस तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। ओडिपस ग्रंथि बालक को अपनी माता के प्रति श्रद्धा प्रेम, जो बालक होता है उसको अपनी माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम रहता है, श्रद्धा रहता है, वो ओडिपस ग्रंथि के कारण होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण बालिका को अपने पिता के प्रति प्यार से रहता है, आदर रहता है, वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। चौथा स्टेज है अदृश्यावस्था, जिसे प्रसुप्त अवस्था, यह 7 से 12 वर्ष में पाया जाता है, जिसे लेटेंसी स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, मतलब बहुत ही कम दिखाई नहीं देता है इसमें। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का केंद्र मुख्यतः दोस्तों के साथ खेलने तथा संज्ञानात्मक कौशलों में प्रवीण होने लगता है। अदृश्यावस्था या प्रसुप्ति अवस्था 7 से 12 वर्ष के बालक में पाया जाता है। इस स्टेज में बालक दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलने तथा संज्ञानात्मक कौशलों का में विकास करने लगता है। तो इस प्रवृत्ति में काम प्रवृत्ति, इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाता है। पांचवा हम लोग देखते हैं जननेंद्रिय अवस्था, जिसे जेनेटल स्टेज कहते हैं। यह 12 वर्ष के बाद होता है। जननेंद्रिय अवस्था, इस अंतिम अवस्था में, मतलब 5 अवस्था था, इस अंतिम अवस्था में काम प्रवृत्ति संतानोत्पत्ति हेतु किया जाता है। तो इस अवस्था में जो है कि काम प्रवृत्ति जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है। तो 12 वर्ष के बाद देखिएगा बालक बालिका के प्रति और जो बालिका है वो बालक के प्रति आकर्षित होने लगता है। तो विषमलिंगी आकर्षण इसी अवस्था के दौरान उत्पन्न होता है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन सेट पर। तो क्वेश्चन सेट स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग साथ साथ सॉल्व कीजिए मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन है, किन के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। तो किन्होंने बांटा है व्यक्तित्व को 3 घटक में, इदम और परा अहम में। तो वो है सिगमंड फ्राइड, यानी 1 का 4 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं। फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है। तो आक्रामक व्यवहार का संबंध जो है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति में पाया जाता है। हम लोग पढ़े ना, आक्रामक होना, उसके बाद परपीड़ा देना, वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति के आदमी में पाया जाता है। इसलिए 2 का 2 नंबर राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सबसे सुसुप्त, कम या सोया हुआ होता है। तो कौन अवस्था में जो कि लैंगिक इच्छा सबसे कम रहता है। तो वो है अदृश्य अवस्था, जिसे प्रसुप्त अवस्था भी कहा जाता है, जो कि 4 नंबर में, इसलिए 3 का 4 नंबर राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में बच्चा अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ अधिक करता है और जनन
जन्म इंद्रियों के आत्म उत्तेजना से सुख प्राप्त करता है। तो कौन स्टेज में यह पाया जाता है, छेड़छाड़ करता है अपना शरीर के साथ, तो वो है लैंगिक अवस्था में, यानी ये 4 का 2 नंबर राइट आंसर। आगे चलते 5वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण किस में होता है? तो मूल्यों का अंतरीकरण मतलब नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था हम लोग देखें लास्ट स्टेज किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या आता है, वो है प्रारंभ आता है। तो 5 का मेरा 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। अचेतन मन कुल मन का कितना भाग होता है? तो हम लोग पढ़े हैं ना 90% भाग होता है। तो 90% मतलब 9/10 भाग, यानी 6 का 3 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार जन्म के समय उपस्थित व्यक्तित्व तत्व को कहा जाता है। तो जन्म के समय यानी शैशवावस्था में व्यक्तित्व तत्व को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर ये है इदम अवस्था कहा जाता है। तो 1 नंबर राइट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अपनी वास्तविकता पर आधारित होती है? वास्तविकता पर, रियलिटी पर आधारित बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में कौन सा अवस्था पाया जाता है? तो वो है अहम अवस्था पाया जाता है, जिसे ईगो कहते हैं। तो 8 का 2 नंबर राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत मूलभूत रूप से निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? तो मनोलैंगिक विकास के साथ संबंधित है, इसलिए 9 का 1 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालक अपने माता के प्रति श्रद्धा भाव रखती है? तो बालक जो अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भाव किस ग्रंथि के कारण रखता है? तो वो ओडिपस के कारण, ओडिपस ग्रंथि के कारण रखता है, इसलिए 10 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। फ्राइड का मत था कि स्वप्न का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा इच्छाओं की पूर्ति करता है। मतलब जो बालक अपने इच्छा को पूर्ति नहीं कर पाता वो सपना देखता है और सपना के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो 11 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में काम इच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? तो किस अवस्था में जो है काम भावना सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहते हैं? हम लोग पहले भी एक बार देख चुके हैं, ये क्वेश्चन दूसरे तरह से लिखा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसुप्ति अवस्था, जिसे अदृश्य अवस्था भी कहते हैं, इसलिए 12 का 2 नंबर राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आनंद नियमों के अनुसार कार्य करता है? कौन सुखवादी सिद्धांत हम लोग पढ़े थे ना, सुखवादी सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो वो है इदम अवस्था, जिसे हम लोग शैशवावस्था में आता है। तो 13 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? तो मनोविश्लेषण पर हम लोग किसके अध्ययन पर ज़्यादा बल दिए थे? तो अचेतन मन के बारे में हम लोग पढ़े थे। अचेतन मन जो कि 90% भाग होता है, इदम के अंतर्गत आता है। तो 14 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। जिन व्यक्तित्व को मुखावस्था में ज़रूरत से ज़्यादा तुष्टि मिला होता है वे फ्राइड के अनुसार आगे चलकर, जिस व्यक्ति को मुखावस्था से ज़रूरत से ज़्यादा तुष्टि मिलता है वो आगे चलकर क्या हो जाता है? वो आक्रामक हो जाता है, इसलिए 15 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु होती है? तो समाजीकरण करने के लिए मतलब समाज से मिलने के लिए सर्वोत्तम आयु इनमें से क्या है? तो 3 नंबर है। 5 वर्ष में वो बच्चा जो है वो समाजीकरण में चल जाता है, मतलब सामाजिक विकास उसका होने लगता है, इसलिए 16 का 3 नंबर राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्रक्षेपण विधि द्वारा मेरा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए 17 का 1 नंबर राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? तो सिगमंड फ्राइड ने महत्व दिया है। तो 18 का 1 नंबर राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेप्य प्रविधि निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेप्य प्रविधि जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए 19 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन व्यक्तित्व का वह भाग है जो मोटे तौर पर विवेक से मिलता जुलता है, मतलब नैतिकतावादी मोरलिटी किस अवस्था में पाया जाता है? तो वो है पराअहम में, मतलब सुपर ईगो में पाया जाता है, इसलिए 20 का 3 नंबर राइट आंसर है।
21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जनन अंग की तरफ जाता है? तो किस अवस्था में बच्चे का ध्यान जनन अंगों की तरफ जाता है? वो है लैंगिक अवस्था में, इसलिए 21 का 3 नंबर राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक मेरा आ जाएगा फ्राइड, यानी 22 का 2 नंबर राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान ... सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है कि प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित है। तो 23 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होता है? तो काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर किस अवस्था में पाया जाता है? वो है मेरा बाल्यावस्था। हम लोग जनरली शैशव अवस्था कहते हैं, लेकिन फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है, यानी 24 का 2 नंबर राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, दिवास्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। किस अवस्था में दिवास्वप्न में, मतलब कि डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, उसमें विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है? वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे सोचने लगते हैं इधर उधर की बातें, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में खो जाते हैं, इसलिए 25 का 4 नंबर राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसमें से भंडारगृह किसका है? तो भंडारगृह किस अवस्था में पाया जाता है? इच्छाओं का भंडारगृह वो है इदम में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, इदम। 27 नंबर क्वेश्चन, शैशव अवस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? तो बालिकाएं किस ग्रंथि के कारण? तो बालिकाएं इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है, और बालक जो है ओडिपस ग्रंथि के कारण अपनी माता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है, इसलिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है? तो कौन सा सिद्धांत में यह बताया गया? तो यह है हमारा मनोविश्लेषण सिद्धांत, यानी 28 का 3 नंबर राइट आंसर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर ले, मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आता रहे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।